नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बीजेपी महाराष्ट्र चुनाव में एक बड़े ही घातक नारे के साथ उतरी थी। मुंबई में तमाम जगहों पर योगी आदित्यनाथ के पोस्टर, बैनर लग गए थे, जिनमें उनकी तस्वीर के साथ लिखा था, बटेंगे तो कटेंगे। जाहिर है, बीजेपी ने तय कर लिया था कि महाराष्ट्र का चुनाव जीतने का उसका सबसे बड़ा हथियार हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाना और हिंदू में भय पैदा करके उन्हें अपनी छतरी तले एकजुट करना है और उसी के बल पर चुनाव जीतना है। इसी नारे को लेकर उसके नेताओं ने अपना प्रचार अभियान शुरू किया, मगर अचानक ही उसे एक बड़ा झटका लगा, एक ब्रेक लग गया। महायुति के एक घटक एनसीपी के नेता अजित पवार ने बहुत ही तल्ख लहजे में कह दिया कि इस तरह के नारे की जरूरत नहीं है, ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा और कहीं चलता होगा। शायद मोदी जी को इस विरोध की भनक पहले लग गई होगी, इसीलिए उन्होंने योगी के नारे को थोड़ा नरम बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, एक हैं तो सेफ हैं। हालांकि संदेश दोनों का एक ही था, मगर पहले वाले नारे में एक किस्म की बर्बरता थी। अब सवाल उठता है कि जब उस नारे पर सवालिया निशान खड़े कर दिए गए हैं, तो क्या वो काम करेगा? ये सवाल महाराष्ट्र के संदर्भ में और भी मौजूद इसलिए हो जाता है कि महाराष्ट्र की भावभूमि थोड़ा अलग है। वह फूले और अंबेडकर की भूमि है और वहां दलित आंदोलन काफी मजबूत मुखर रहा है। ऐसे में क्या बटेंगे तो कटेंगे जरिए हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण हो पाएगा? ये एक बड़ा मुद्दा, बड़ा सवाल है कि ये नारा, जो मुख्य नारा था बीजेपी का, वो कितना काम करेगा। इसी पर बातचीत करने के लिए आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपका उनसे परिचय करा देता हूं। हमारे साथ तीन वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नीरे नागर हैं, सुधीर सूर्यवंशी हैं और हमारे साथ राहुल चंदावरकर जी हैं। आप सबका कार्यक्रम में बहुत माफ रोहित कीजिएगा, चंदावरकर। रोहित चंदावरकर हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल का नाम आजकल बहुत जुबान पर चढ़ा चढ़ा हुआ है लोगों के, तो कई बार रोहित और राहुल में गफलत हो जाती है। सुधीर जी, आपसे बातचीत शुरू करते हैं। पहले लग रहा था कि ये नारा तो गजब का नारा है, अगर बीजेपी के पक्ष से सोचा जाए तो, और ये बहुत तीखी मार करेगा और महाराष्ट्र के चुनाव पर बहुत जबरदस्त प्रभाव डालेगा। लेकिन ये जो बीच में उठापटक हुई है, इस सब के बाद क्या आपको लगता है कि ये नारा महाराष्ट्र में काम करेगा? देखो मुकेश जी, हर एक नारे के एक एक्सपायरी डेट रहती है और हर एक नारे का एक इम्पोर्टेंस रहता है। जैसे योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है, वहां पे वो पोलराइज करने के लिए सब चीजें करते हैं। पोलराइजेशन के वो तो मुझे लगता है कि महामहिम ही है। तो वही महामहिम महाराष्ट्र में वही पोलराइज वो करना चाहते हैं। लेकिन वो थोड़ा नजरअंदाज कर गए कि महाराष्ट्र की एक अलग भूमि है। जैसे आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में जिक्र किया, यहाँ शाहू फुले अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज और संतों की भूमि। यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट सॉर्ट ऑफ जो हिंदुत्व है, जैसे ब्राह्मणिकल प्रिज्म से देखा जाता है, वो हिंदुत्व यहाँ पे चलता नहीं है। यहाँ पे बाकायदा आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र में। तभी भी इतने साल बाद केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने शपथ के तौर पे भारतीय जनता पार्टी का खुद के बलबूते पे यहाँ पे सरकार नहीं बना पाई। ये सबसे दुख मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को होगा। सब तरफ सत्ता आती है, लेकिन महाराष्ट्र जहाँ से आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहां पे उनकी सत्ता नहीं आ रही है। इसलिए वो हिंदू मुस्लिम बनाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं है महाराष्ट्र में, जैसे मैंने कहा। दूसरा, यहाँ पे कास्ट फैक्टर भी बहुत बड़े मायने रखता है। मनोज जरंगे पाटिल के वजह से एक बहुत बड़ा समुदाय जो 30 to 35% मराठा है, वो भी उसको काउंटर करता है। मराठा की इमेज यहाँ पे कभी पोलराइज के साथ नहीं रहा है। वो हमेशा इंक्लूसिव सॉर्ट ऑफ उन्होंने पॉलिटिक्स की है। मैंने जब पढ़ा था यशवंतराव चौहान जी, जब सेपरेट हुआ यूनाइटेड महाराष्ट्र, उस टाइम पे जो संयुक्त महाराष्ट्र की जो मूवमेंट थी, उस मूवमेंट में ब्राह्मण लोगों का ज्यादा डोमिनेंस था। प्रके यात्री हो, बहुत लोग थे ब्राह्मण। उस टाइम पे कांग्रेस की एक बहुत बड़ी हार हुई थी महाराष्ट्र में।
उस टाइम में ईश्वरराज चौहान ने एक नारा दिया था, मराठी और बहुजन। तो उन्होंने कहा कि हम बहुजन है, मराठी उन्होंने कभी कहा नहीं मराठा है, क्योंकि एक कास्ट के साथ कभी राजनीति नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने मराठा के साथ बहुजन जोड़ दिया। इसलिए ओबीसी की जो छोटी-छोटी जाति है मराठा के साथ में, उनको जॉइन कर दिया। उनके बाद मुस्लिम को जॉइन कर, दलित को जॉइन कर दिया, आगे आदिवासी जॉइन कर दिया। उसको महाराष्ट्र में बेरजेचे राजकारण, यानी कि कैलकुलेटिव और कैलकुलेशन का पॉलिटिक्स उसे कहते हैं, वो पॉलिटिक्स उन्होंने किया। तो उसकी वजह से कांग्रेस 40-50 साल सत्ता में रही है महाराष्ट्र में, वो पॉलिटिक्स की वजह से, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की वजह से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की विचारधारा अलग है, उनका पॉलिटिक्स अलग है। उनके साथ में कभी बड़ी कास्ट नहीं आती, तो जो उसके कास्ट के अगेंस्ट में जो छोटे समुदाय, उनको साथ में लेते हैं। जैसे जाट हो, जाट के पोलराइज अगेंस्ट में करना, यादव के अगेंस्ट में करना, वैसे ही महाराष्ट्र अगेंस्ट में जो छोटी जाति है उनको इकट्ठा करना। जैसे वहां पे माधव फार्मूला उन्होंने शुरू में सोशल इंजीनियरिंग किया था, माली, धनगर और वंजारी बंजारी, तो सबको एक साथ लिया था, उनका मुनाफा हुआ, लेकिन ज्यादा एक्सटेंट तक नहीं हुआ। तो थोड़ा 40%, 20%, 25% वोट शेयर उनका बढ़ा, लेकिन कभी खुद के बलबूते पे 100% पावर में नहीं आए। इसलिए मुझे लगता है कि अभी मोदी शाह का राज है, तो और एक बार मुझे लगता है कि योगी जी अपना अलग नाप रहे। तो वो नाचते नापते रहते, मुझे लगता है अजित पवार ने एक दूसरी आईना उनको दिखा दिया कि महाराष्ट्र में ऐसा नहीं चलेगा, उनका ये अलायंस पार्टनर ये उनको कह रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, उनके जो नैरेटिव है, कैंपेन है, एक जैसे गुलदस्ता रहता है, एक 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 आपको एक प्रेजेंट करना पड़ता है, एक अलायंस, एक जेल की तरह, वो नहीं हो रहा है। उसकी वजह से अजित पवार डरे हुए, जिस तरीके से लोकसभा में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा खुद के सुप्रिया सुले के अगेंस्ट में, उनको लगता है कि उन्होंने स्टैंड नहीं लिया था उस टाइम में लोकसभा में, अब स्टैंड लेंगे तो उनको कुछ फायदा होगा, कुछ उनका जो वोट बेस है, मुस्लिम, दलित हो, मराठा हो, बहुजन हो, साथ में रहेंगे। लेकिन उसको भी कंफ्यूजन है, इसलिए वो एक कंफ्यूजन की वजह से मुझे लगता है महायुति में सबसे जो वोट ट्रांसफर है वो सबसे की इशू रहेगा, और दूसरी जी। तरफ महाविकास में भी वो की इशू रहेगा। हम इस पर लौटेंगे, लेकिन रोहित जी, आप क्या सोचते हैं? एक जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स बीजेपी की एक बड़ी, एक तो जाति के आधार पर वो गोलबंदी करती है, वो एक अलग है, लेकिन सांप्रदायिक आधार पर जो गोलबंदी करने के लिए वो इस तरह के नारे 80-20, अली बली, श्मशान कब्रिस्तान, इस तरह के नारे लाती है, और ये लेटेस्ट था उसके हिसाब से, बटेंगे तो कटेंगे। ये और इसको बड़े शुरू में बड़े जोर-शोर से लाया गया। क्या आपको लगता है कि इसका इफेक्ट होगा? देखिए, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में बहुत कमजोर नहीं रही है। आप देखिए, शिवसेना भी वही करती रही है, बीजेपी भी करती है, और दोनों मिलकर सरकारें भी बनाती रही। दोनों मिलकर सरकारें बनाती रही, और पहली बार 1995 में महाराष्ट्र में जो बीजेपी और शिवसेना का साथ में सरकार आ गया, तो वो इसकी वजह से ही आ गई सरकार के 92 का जो बाबरी मस्जिद का एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद में 93 में मुंबई में जो कम्युनल राइट्स वगैरह हो गए, कम्युनल राइट्स 92 के एंड में ही हो गए, 93 में बम ब्लास्ट हो गए वगैरह। तो उसकी वजह से जो एक हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन महाराष्ट्र में दिखा था, उसकी वजह से पहली बार 95 में महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री और बीजेपी का उप मुख्यमंत्री ऐसे करके उनकी सरकार आ गई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के दिमाग में ये बैठा हुआ है, तब से बैठा हुआ है या तो उससे पहले भी बैठा हुआ है कि महाराष्ट्र का जात गठबंधन जो भी चलता आया है कांग्रेस द्वारा किया गया, उसको तोड़ने के लिए सिर्फ हिंदुत्व का ही नारा यहाँ पे चलता है, आगे भी चल सकता है। तो जैसे अभी सुधीर ने बोला वो बात सही है कि एक ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का गठबंधन, कांग्रेस और शरद पवार और बाकी लोगों का गठबंधन जो है वो कोई दूध से धुला हुआ है, ऐसा नहीं है। ये हमारे दर्शक भी जानते हैं, आप भी सब जानते हैं। वो भी सिर्फ विकास के मुद्दे पे बात ना करते हुए, वो भी मराठा, ओबीसी, माड़ी, धनगर और बाकी सब जाति का पॉलिटिक्स और उसका इक्वेशन वगैरह बना के ही पिछले 30-40 साल से सत्ता में रहे थे। 95 से पहले 30-40 साल सत्ता में रहे थे, और उनका वो जात का इस तरह से चलता था कि जिस जाति का उम्मीदवार जैसे वहां पे पॉपुलेशन हो उस तरह से कैलकुलेट करके दिया जाए,
और उसकी वजह से उनका वो चलता था। तो बीजेपी ने ये पहली बार सोचा कि माड़ी धनगर वंजारी जैसे ओबीसी है उनको साथ में लेना है वगैरह, वो सब तो उन्होंने किया 1985-87 के आगे। लेकिन उनको पहली बार सक्सेस मिला वो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन पे ही मिला 95 में। तो वो बात उन्होंने अभी भी जारी रखी है, क्योंकि 2014 में उनका सरकार आने के बाद, महाराष्ट्र में उनकी सरकार आने के बाद 10 साल तक तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अभी भी फिर से चुन के आई है। तो उसमें तो वही एजेंडा है कि राम मंदिर, आर्टिकल 370 और बाकी सब चीजें, ट्रिपल तलाक वगैरह। तो मुझे लगता है 2024 का चुनाव जो है देश में, वो हिंदुत्व के मुद्दे पे ही मुख्य करके लड़ा गया बीजेपी द्वारा। क्योंकि आप देखिए कि 14 का चुनाव किस बात पे लड़ा गया। 2014 का चुनाव लड़ा गया भ्रष्टाचार, महिलाओं पे अत्याचार, महंगाई की मार वगैरह वगैरह, मतलब पेट्रोल डीजल की मार, मिस गवर्नेंस, इस पे लड़ा गया। 2019 का चुनाव किस बात पे लड़ा गया, मैं बीजेपी का बोल रहा हूँ, उनकी स्ट्रैटेजी का बोल रहा हूँ। 19 का चुनाव लड़ा गया राष्ट्र की सुरक्षा, पुलवामा, जवान सीमा पर खड़ा है और ये पुलवामा का बदला बालाकोट में लिया वगैरह वगैरह। मतलब वो पूरा राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र की सुरक्षा और लश्कर और ये सब, मतलब अपने सुरक्षा दल वगैरह, इस पे लड़ा गया। और 24 का चुनाव सीधा सीधा हिंदुत्व पे लड़ा गया, क्योंकि उसमें राम मंदिर, आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, हिजाब बंदी वगैरह, यही मुद्दे सब चले थे। अब हम 6 महीने आगे आ गए, 4-5 महीने आगे आ गए, उसमें मुझे आज सवाल ये उपस्थित करना है, जो कि मेरी नजर में एक इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका जवाब आप सब लोग दे सकते हैं और बीजेपी के नेताओं से भी मेरा ये सवाल है कि क्या आपको ये दिखाई नहीं देता है कि महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो, इसे बड़े राज्य हैं, या फिर कर्नाटक का पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुआ वो चुनाव हो, इन सब बड़े चुनावों में हिंदुत्व का मुद्दा नहीं चला है? क्या आपको ये बात समझ नहीं आ रही है कि उत्तर प्रदेश में ही राम मंदिर बना और वहां पे तो इतनी रामलला वगैरह ये सब इतनी भावना है, उस राज्य में ही बीजेपी कहां से कहां तक नीचे आ गई? महाराष्ट्र में बीजेपी की संख्या 23 थी लोकसभा में, वो 23 से हटके 9 पर आ गई, जबकि महाराष्ट्र में भी घर घर में राम मंदिर और ये सब राम मंदिर की स्थापना वगैरह यही मुद्दा चलवाया जा रहा था, खासकर अर्बन एरिया में। कर्नाटक में पिछले विधानसभा में आपने देखा होगा कि बजरंग बली और बाकी सब मुद्दे, हिजाब बंदी वगैरह, वो वहीं पे चला ना, मैंगलोर, ये सब कर्नाटक वगैरह में ही चला 2022-23 से। तो उसमें भी कर्नाटक में भी हिंदुत्व बहुत प्रखर तरीके से चलाने के बाद भी वहां पे कर्नाटक की सरकार 40% सरकार वगैरह, ये कांग्रेस ने जो आंदोलन किया उसके चलते वो सरकार गिर गई और वहां पे कांग्रेस की सरकार आ गई। तो मेरे मतलब पहले ही मैं बोल चुका हूं कि कोई पार्टी दूध से धुली नहीं, हम किसी पार्टी के एक तरफ में नहीं है, दूसरी तरफ में नहीं है। एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर बनके हम ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने जाति का ये पॉलिटिक्स चलाया, बीजेपी ने हिंदुत्व का चलाया। ठीक है, दोनों अपने अपने तरीके से अपनी राजनीति कर रहे हैं। मेरा कहना टेक्निकली सिर्फ इतना है, इतना कह के मैं रुकता हूं कि क्या बीजेपी जैसे बहुत ही होशियार, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी वगैरह करने वाले, बहुत अभ्यास करने वाले और ये थिंक टैंक वगैरह वाले जो सब लोग हैं, नेता है, क्या उनको ये बात समझ नहीं आ रही है कि महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में और कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा नहीं चला? और जब वो नहीं चला है 4 महीने 5 महीने पहले, तब वो अभी वो मुद्दा क्यों चला रहे हैं, महाराष्ट्र में चलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो मेरे दिमाग में सवाल, उसका एक लाइन में जवाब यही है कि उनको डर लग रहा है कि यहाँ पे मराठा, ओबीसी वगैरह का कास्ट पोलराइजेशन हो जाएगा। मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है वो फिर से उभर के आया हुआ है और उनको ये डर है कि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा जाति आधारित पोलराइजेशन होगा, उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उसको काउंटर करने के लिए अभी सिर्फ हिंदुत्व ही चला सकते हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। मुकेश जी। नीरज, ये तो वो प्रयोग कर ही रहे हैं कि देखिए बीजेपी के पास और ज्यादा कुछ है भी नहीं। अल्टीमेटली वो हिंदुत्व के भरोसे ही चुनाव पे उतरती है, हिंदुत्व को किनारे रखकर कभी चुनाव नहीं उतरती है। वो उस समय एक 14 में एक माहौल बना था, वो बात अलग है, क्योंकि उसकी एक पृष्ठभूमि है, अन्ना का आंदोलन है, निर्भया कांड था, उस समय की सरकार के खिलाफ ढेर सारे भ्रष्टाचार के मामले आ गए थे, तो एक पूरा माहौल बन गया था। उस माहौल ने बीजेपी को सत्ता तक पहुंचा दिया।
उसमें बीजेपी की भूमिका उतनी नहीं थी। लेकिन नीरज, ये बताइए कि ये हिंदुत्व को लेकर बीजेपी उतरी, लेकिन अब जो झटके लग रहे हैं, क्या उसके बाद भी ये नारा वहां काम कर पाएगा, बांटने और काटने का? देखिए, जो जातियों का गणित है या सोशल इंजीनियरिंग है, वो अलग किस्म की है। जो घृणा और जो हिंसा कटेंगे और बटेंगे में है, वो किसी और नारे में सुनाई नहीं देता। इसलिए इस नारे की पर हम ज्यादा चर्चा कर रहे हैं जी। अभी जो रोहित जी ने कहा, मैंने बहुत पहले, मतलब शायद कॉलेज के दिनों में, हालांकि मैं साइंस सब्जेक्ट था, सिविक्स की किताब में मैंने एक राजनीति की परिभाषा पढ़ी थी, क्योंकि राजनीति में रुचि थी। राजनीति होती क्या है, तो परिभाषा ये थी कि जहां पर किसी समाज में या किसी देश में विभिन्न इंटरेस्ट ग्रुप्स जिसके अलग अलग इंटरेस्ट है, जैसे हम लोग मिडिल क्लास है, मेरा इंटरेस्ट और है, इनकम टैक्स में राहत मिल जाए, किसान का इंटरेस्ट कुछ और होता है, तो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, हर जगह होते हैं। जब अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप अपने ही इंटरेस्ट में मिलते हैं या झगड़ते हैं, कन्फ्लिक्ट होती है, उसको राजनीति कहते हैं। तो ये जातीय को जो मामला है कि भाई एक व्यक्ति, एक पार्टी जो किसी जाति के लिए काम कर रही है, क्या मराठा के लिए कर रही है, जाट के लिए कर रही है, जब ये करती है तो वो किसी दूसरी जाति के खिलाफ नहीं होता है। अगर कोई आरक्षण मांगता है तो ये नहीं कहता कि भाई उसको आरक्षण मत दो, तो वो राजनीति तो होगी ही। मिडिल क्लास की राजनीति होगी, किसानों की राजनीति होगी, दलितों की राजनीति होगी। कोई पार्टी दलितों के लिए काम कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सवर्णों के खिलाफ काम कर रही है या सवर्णों को के खिलाफ हिंसा बढ़ता रही है या नफरत फैला रही है। बीजेपी की राजनीति और बाकी पार्टियों की राजनीति में यह अंतर है कि बीजेपी जो है अपना जो एकीकरण करना चाहती है, वह मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ाकर करना चाहती है। भाई आप राम मंदिर की बात कीजिए, आप उससे कोई रोकता नहीं है, जब तक आप मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, आप हिंदू के लिए बात कर रहे हैं। तो ये बीजेपी का राजनीति इसलिए गलत हम कहते हैं, क्योंकि वह सामाजिक, मतलब अगर कोई आरक्षण मांगता है तो उससे सामाजिक समरसता नहीं टूटती है। भाई मुझे भी आरक्षण चाहिए, वही मांग सकता है। या कोई राज्य का बंटवारा चाहता है कि भाई मुझे छोटा राज्य चाहिए, अलग राज्य चाहिए, तो वो किसी के खिलाफ नहीं है, किसी जाति के खिलाफ नहीं है। तो लेकिन बीजेपी की राजनीति हमेशा से नफरत की राजनीति रही है। तो नफरत की राजनीति इसलिए होती है कि आप एक कैसे करेंगे, जो आपका ग्रुप है। देखिए राजनीति पॉजिटिव होती है, भाई मैं दलितों के हित में बात कर रहा हूं कि उनको मंदिरों में प्रवेश मिलना चाहिए, मान लिया कोई का है, तो एक पॉजिटिव राजनीति है। बीजेपी की राजनीति पॉजिटिव नेगेटिव राजनीति है। नेगेटिव राजनीति तब करते हैं जब आप पॉजिटिव राजनीति नहीं कर सकते। आप जो ग्रुप को एक करना चाहते हैं, अगर 80% हिंदू हैं, उनको एक करना चाहते हैं, उनके हित में आप कुछ कर नहीं पा रहे, आर्थिक हित में कुछ नहीं कर पा रहे, नौकरी नहीं दिला पा रहे हैं, शिक्षा नहीं दे पा रहे, तो जो चीज उनके हक में है, जो वाकई एक समाज को आगे बढ़ाता है, देश को आगे बढ़ाता है, वो तो आपको है नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है। आपकी पॉलिसी जो है पूंजीवाद परस्त है। जब पूंजीवाद परस्त है तो नीचे नौकरियां कम होंगी, मशीनीकरण परस्त है तो नौकरियां कम होंगी। तो उस मामले में आप नहीं कर पा रहे। तो जैसे आप ताश के पत्ते हैं, आपको सब कमजोर पत्ते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप जोकर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो तो बादशाह है, ना एकता है, ना कुछ है। तो जोकर है इसका, ये हिंदुत्व वाला कार्ड। अब ये कि जब नहीं चला तो फिर क्यों चला? तो सवाल है, कुछ तो करना पड़ेगा। जब आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, जब महायुति सरकार के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, पार्टी तोड़ने के आरोप है, सब कुछ है। और जैसा कि हम पिछली चर्चाओं में जानते हैं कि महाराष्ट्र में एक बड़ी ही विचित्र एक राजनीति है कि पिछले 10 सालों से, कम से कम, उससे पीछे का मुझे नहीं मालूम, 10 सालों से जो वोटर सपोर्ट है वो चारों पार्टियों करीब करीब बराबर है। 26-27% बीजेपी का है, तो एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना का 17 से 18% है। यानी बहुत कमिटेड वोट है। तो जब बीजेपी को पता है कि मेरे कमिटेड वोट जो है 26 से 27% और मुझे उसमें बढ़ाना है, तो क्या करेंगे? जो दूसरे वोटर, दूसरे हैं, शिवसेना के वोटर हैं, कांग्रेस के वोटर हैं, या एनसीपी के वोटर हैं, उसमें कुछ तो मुस्लिम है, उनको तो नहीं कर सकते, कुछ हिंदू हैं, तो वो अपने इंटरेस्ट के कारण एनसीपी के साथ है, कुछ अपने इंटरेस्ट के कारण कांग्रेस के साथ है, कुछ शिवसेना के साथ। अपने इंटरेस्ट मतलब पॉजिटिव इंटरेस्ट। तो उनके उस पॉजिटिव इंटरेस्ट को बीजेपी पूरा नहीं कर सकती, तो नेगेटिवली कि देखो डर दिखा रहे हैं कि देखो मुसलमान तो कर देंगे। तो ये योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला है। आपको पता होगा यूपी में भी उपचुनाव हो रहे हैं, तो उनका ये भी है कि यूपी में उपचुनाव जीतना है। तो बेसिकली ये नारा जो है महाराष्ट्र के लिए नहीं है, वो यूपी के लिए। उत्तर प्रदेश में उन्होंने फिर से, जब ये हो गया, एकता हो गई और दलित कांग्रेस सत्ता आ गए या पिछड़े आ गए, तो उनको ये तोड़ना है उनको वापस। तो बेसिकली योगी आदित्यनाथ अपना लोकल नारा है और वह इसे हर जगह इस्तेमाल इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं जी। लोकल नारा नहीं है जी, क्योंकि ये नारा दरअसल योगी आदित्यनाथ ने इजाद नहीं किया है।
ये आरएसएस के ही एक नेता ने इजाद किया, जिसको फिर ब्रांडिंग योगी आदित्यनाथ के जरिए हो गई है, और अब आरएसएस ने भी उसको स्वीकार कर लिया है और उस राष्ट्रीय स्तर पर उसको आजमा रही है। तो केवल यूपी के लोकल चुनाव का मामला नहीं है। जी हाँ, हो सकता है, लेकिन अगर इसका असर होगा तो यूपी में भी हो सकता है, मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा। लेकिन जैसे आप जो गन्ने का रस निकालते हैं, उनको पता होता है कि भाई इसका रस अब निकल चुका है, अब इसमें और नहीं निकलेगा। फिर वो एक और ट्राई करता है, शायद 4 बूंद निकल जाए। तो चूंकि महाराष्ट्र में कांटे की लड़ाई है, मतलब अभी तक जो लग रहा है बराबरी लड़ाई है। लोकसभा के चुनाव के परिणाम को देखें तो 43% इनको मिले थे, 43% उनको मिले थे। तो 1-1% का अंतर है, और ये भी हो सकता है एक को 160 मिले, एक को 130 मिले, मतलब सीटों का अंतर भी बहुत कम होगा। तो 1-1% का मामला है। तो जैसे गन्ने का रस निकालने वाला फिर से उसको पेड़ता है कि भाई वो निकल जाए, तो हो सकता है इस कटेगी और बटेगी कहने पर कुछ वोट। अच्छा, एक और चीज है, शिवसेना का जो वोट है वह हिंदुत्ववादी वोट है और महाराष्ट्रवादी वोट है। अब उसके पास दो विकल्प है, वह उद्धव ठाकरे के सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाए या शिंदे के हार्ड हिंदुत्व की तरफ जाए। ये जो नारा है हार्ड हिंदुत्व की तरह है। तो अभी कांग्रेस का वोटर कहीं इस नारे से प्रभावित होने वाला नहीं है, बीजेपी का वोटर तो प्रभावित होगा ही नहीं, एनसीपी का भी शायद ना हो, और इसीलिए अजित पवार ने कहा है कि कहीं प्रभावित ना हो जाए। लेकिन ये शिवसेना का वोटर जो है, जो 17% 18% है, पिछले चुनाव में ज्यादा वोट मिल गए थे, 17-18% मानता हूं, उसके सामने है कि मैं किसके साथ जाऊं। तो मेरे ख्याल से ये यहाँ असर करेगा कि नहीं करेगा, ये देखने की बात होती है। तो बीजेपी का वोटर तो पक्का है, तो योगी आदित्यनाथ या बीजेपी जो कर रहे हैं वो शायद इस हिंदू वोट जो शिवसेना का वोट है उसमें से मैक्सिमम अपनी तरफ लाए, ये उनकी कोशिश है। तो अब ये कोशिश कितनी कामयाब होती है नहीं होती है, लगता तो नहीं, अब तक तो नहीं हुई, क्योंकि जी इससे पहले भी वो हिंदू 80 और 20 का नारा लगाते रहे हैं, राम मंदिर बन गया, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। तो जो कमिटेड वोट है, वो जिनको देना था वो अभी भी कम्युनल है। ऐसा नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, खासकर जब आर्थिक मामला, जब आरक्षण चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, तो वहां इससे फर्क नहीं पड़ता है। जब आपकी बेरोजगारी है, जब महंगाई है, तो उसमें इससे फर्क आमतौर पर नहीं पड़ता, हम देख जी चुके हैं। लेकिन वही है, बीजेपी कोशिश करके क्या नुकसान है, बीजेपी अगर कहेगी बटेंगे तो कटेंगे, तो उससे अगर अजित पवार के पास तो मुश्किलें को छोड़ के जाएंगे नहीं। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि ओके, इसमें बड़ा नुकसान नहीं है, कई बार होता है, हम जी वो कार्ड खेल लेते हैं जिसमें हमारा नुकसान नहीं होता। ठीक है, मेरा हाथ नहीं बना, कोई बात नहीं, मेरा रंग तो नहीं चला गया। तो इसी तरह बीजेपी कर रही है, और इससे ये भी पता चलता है कि बीजेपी को पता है कि स्थिति बहुत खराब है। आप हमेशा देखिए, जब भी बीजेपी की स्थिति आगे खराब होती है, वो वापस कम्युनल से लौटते कम्युनल हैं। हो जाती है, जी कम्युनल से कम्युनल हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि वो अभी कमजोर महसूस करिए। ओके, तो प्रज्वला जी, क्या देखिए अभी जो रोहित जी ने प्रश्न उठाया कि बीजेपी इस नारे के पिटने, मतलब इस पॉलिटिक्स के पिटने के बावजूद फिर क्यों कर रही है ये। बीजेपी तो हर कुछ कर रही है, ये प्लस है। उसने लड़की बहन योजना भी कर दी, हर दिन कितनी योजनाएं घोषित की हैं, सबको पैसे बांट रही है। कोई दूसरा ऐसा फ्रंट नहीं है जो उसने छोड़ रखा हो। ये प्लस कर रही है, लेकिन ये क्या प्लस पॉजिटिवली जाएगा या निगेटिवली जाएगा। बार बार ये कहा जाता है कि महाराष्ट्र की जमीन पे ये नहीं हो सकता है, वहां कुछ दूसरे तरह का माहौल रहता है। क्या, हालांकि हमने इन दोनों पार्टियों को फलते फूलते देखा है वहां, इसी हिंदुत्व के मुद्दे पर। और अभी रोहित जी ने भी बताया कि कैसे बाबरी मस्जिद को गिराने और फिर जो राइट्स हुए और फिर बम विस्फोट हुए, उन सब से किस तरह से ये पार्टी ने ग्रो किया। आपको क्या लगता है, ये कार्ड चलेगा या नहीं चलेगा, तो क्यों। जी, जी नमस्ते, आप सबको नमस्ते। मुझे ये लगता है कि देखिए, नारे भी जो हैं, अभी अभिजात भाषा का दर्जा दिया मराठी को, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं, और नारे भी जो है वो हिंदी में है। कांग्रेस वाले भी उसको जो दे रहे हैं, उसको काउंटर कर रहे हैं, वो भी जुड़ेंगे तो जीतेंगे, यानी हिंदी में ही दे रहे हैं। तो इन लोगों को महाराष्ट्र धर्म जो है, महाराष्ट्र धर्म एक बहुत अलग चीज है मुकेश जी। यानी ये सोसाइटी जो है, ये कहा जाता है कि महाराष्ट्र क्या है, या रीजन वो कहाँ तक है, तो उसमें ये कहा जाता है कि जहां तक के लोग पंढरपुर जाते हैं, पहले ये उसका डेफिनेशन हुआ करता था कि जहां तक के लोग पंढरपुर वारी में जाते हैं, वो लोग
वो महाराष्ट्र प्रदेश है और वो महाराष्ट्र धर्म है। अब इसमें इन्होंने ये जो हिंदुत्व का एजेंडा चलाया है, वो शुरू तो इन्होंने किया, शुरू शिवसेना ने किया था, लेकिन उनकी भी जो पहली लाइन थी वो मराठी के लिए ही थी, मराठियों के लिए। और फिर उन्होंने बाद में जब चुनाव में उतरे वगैरह, फिर उन्होंने हिंदुत्व की लाइन ली। लेकिन एक जो है, एक जिसे कहते हैं आप, बार बार एक ही चीज अगर 100 बार कहो तो लोग उसको सही मानने लगते हैं। शायद बीजेपी वाले वो गोबल्स नीति के ऊपर बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं, निर्भर कर रहे हैं कि चलो बहुत बार अगर हम बोल के देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो असर हो ही जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे नहीं चलेगा। अजित पवार ने सिर्फ इतना नहीं कहा कि ये बटेंगे तो कटेंगे का नारा यहाँ पे नहीं चलेगा, सिर्फ इतनी बात नहीं कही उन्होंने दूसरी भी एक बात कही है कि वो जो मोदी जी है वो बारामती में नहीं आएंगे प्रचार करने के लिए, वो अवॉइड करना चाहिए। यानी यहाँ पे जो दूसरा नैरेटिव बन रहा है महाराष्ट्र विरुद्ध गुजरात, वो भी हावी हो रहा है, वो भी यहाँ के लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन जैसा इनका है आरएसएस का खास करके कि उन्हें कोशिश करते रहना है, 100 साल से वो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कोशिश करते रहना, वो छोड़ना नहीं है किसी हाल में। और मुझे लगता है कि रोहित जी ने जो एक बात कही थी कि कांग्रेस के समय में भी जातिवाद होता था, वो जाति को देखकर ये रखते थे, मतलब उम्मीदवार देते थे। लेकिन कांग्रेस के समय में भी जो जहां पे जो प्रोमिनेंट नहीं है जात, वहां पे दूसरा कोई भी आके चुनाव जीत लेता था। मतलब जैसे मुत्तेमवार नागपुर में से चुनाव जीत लेते थे। और अभी आज भी गडकरी जी को जो चुनाव वो जीतते हैं यहाँ से, तो वो अपनी जो इमेज है वो ऐसी बना के रखते हैं कि उनका मुसलमानों में भी दोस्ती है, सभी जातियों में दोस्ती है, तभी वो जीत पाते हैं। तो यहाँ पे ये जो है हिंदुत्व की राजनीति, ये उतनी नहीं किसी एक 94 में वो जीत गए, उसके लिए बहुत सारे दूसरे कारण भी थे, अनेक कारण थे। ये सिर्फ हिंदुत्व की वजह से वो जीते ये नहीं बोल सकते। और वो शॉकिंग था ना, यानी मुंबई में ब्लास्ट जो हुए थे या बाबरी मस्जिद का वो जो आंदोलन चल रहा था, उस समय वो मराठी लोगों के लिए वो कुछ तो भी एक अलग राजनीति थी, लेकिन उससे मराठी समाज संभल गया है, ऐसा मुझे लगता है। और ये जो पिछली बार जो पॉलिटिक्स किया, मतलब बीजेपी नहीं वो अपनी सत्ता बना पाई विदाउट शिवसेना। अभी भी उनको ये पता है, अभी उनको ये अच्छा इतने विरोधाभास है इनमें, इनको बीजेपी को मुसलमानों के वोट भी चाहिए हैं, इसलिए तो उन्होंने अजित पवार को साथ में रखा है। और फिर बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने के बाद कैसे अजित पवार कैसे चुनाव जीते? उनके जो मुस्लिम वोटर्स हैं, उनकी जो मुस्लिम वोट बेस है, वो कैसे उनको वोट देगा? तो इतने विरोधाभासों के साथ ये लोग चुनाव में उतरे हैं और इनको लग रहा है कि चलो जहां पे जो चल जाएगा वो चल जाएगा, और हम जीत लेंगे, बना लेंगे, कैसे भी जुगाड़ जमा लेंगे। इस तरह से मुझे लगता है महाराष्ट्र की बीजेपी का या इनका अभी स्ट्रेटेजी बन रही है, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी सुधीर जी, आपने भी शुरू में कहा था कि बीजेपी थोड़ा सा अब कंफ्यूजन में फंस गई। अभी संविधान का मसला उठा, पता चला कि संविधान के मसले पर भी वो अटैक करने लगे, और फिर एक बार पता चला कि ये कहीं मुद्दा ना बन जाए तो थोड़ा पीछे भी हटने लगे। क्या ये लोकसभा चुनाव में जिस तरह का नैरेटिव चल गया, जिसमें हिंदुत्व पीछे चला गया और जो संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, ये मुद्दे चल गए, उससे लड़ने के लिए बीजेपी को और कोई काउंटर स्ट्रेटजी नहीं सूझ रही है इसके अलावा कि और भारी हिंदुत्व लाएं, जिसमें वो जो जातियां छिटक गई हैं वो वापस आ जाए, हिंदुत्व के नाम पर आए? क्या ये स्ट्रेटजी है कि और एग्रेसिव हिंदुत्व आएगा तो वो वापस लौट आएगा? उसको जितना डराओगे कि अगर बटेंगे तो कट जाएंगे, जितना उनके अंदर डर पैदा करोगे तो वो उतना वापस आएंगे।
तो ये उस स्ट्रेटजी का हिस्सा था। देखो, मुझे लगता है भारतीय एक नैरेटिव से खेलती नहीं, वो डिफरेंट डिफरेंट नैरेटिव डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे प्ले आउट करती है। जैसे हम कहते हैं कि टेस्टिंग द वाटर और टॉइंग विद विद आइडिया, वैसे बीजेपी करती है। कोई आइडिया कैसे चल रही है, उसका रिएक्शन क्या है, उसके हिसाब से वो अगले स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो अगला वो नैरेटिव सेट करते हैं। वो कटेंगे बटेंगे के वजह से अजित पवार को बैकफायर हो गया, तो अजित पवार ने ये कर दिया। संविधान की वजह से मोदी जी ने और देवेंद्र फडणवीस ने कहा, तो संविधान जो लोग भूल गए थे मुद्दा, वो वापस नैरेटिव में आ गया, तो उससे भी वो डर रहे। तो मुझे लगता है कि जैसे हिंदुत्व की पॉलिटिक्स की हम बात करें, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स महाराष्ट्र के लिए नई नहीं है। आपको याद होगा 1987 का जब बाइपोल इलेक्शन हुआ था महाराष्ट्र में, विले पार्ले का खास करके, कांग्रेस का एमएलए थे, वो गुजर गए थे, उसके बाद में वहां पे इलेक्शन हुआ था। वहां पे शिवसेना के कैंडिडेट थे रमेश प्रभु, उन्होंने चुनाव लड़ा था। पहली बार हिस्ट्री में, मेरे ख्याल से इंडिया की हिस्ट्री में बिल्कुल पक्का है, तो हिंदुत्व की राजनीति उस टाइम पे लाई गई थी। बाला साहेब ठाकरे ने स्पीच दिया था गर्व से कि हम हिंदू है, और उन्होंने ये भी कहा था कि हमको मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ हिंदू वोट चाहिए। उसके बाद में उनके जो कैंडिडेट थे रमेश प्रभु, और उनके जो अगेंस्ट में कांग्रेस के कैंडिडेट थे प्रभाकर कुंटे, और भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था, लेकिन सेकुलर विचारधारा वाली जनता पार्टी को उन्होंने सपोर्ट किया था। उनका कैंडिडेट था प्रणलाल होरा। और मजे की बात ये इलेक्शन में कि आरएसएस बजरंग दल वो शिवसेना के लिए काम कर रहे थे उस इलेक्शन। वो इलेक्शन में रमेश प्रभु जीत गए थे, वो नारा की वजह से पोलराइज हो गया, क्योंकि विले पार्ले में एक आरएसएस का गढ़ है। जैसे महाराष्ट्र में काफी आरएसएस के गढ़ रहे, जैसे डोंबिवली हो, विले पार्ले हो, सदाशिवपेट, वैसे विले पार्ले गढ़ है आरएसएस का। तो उसमें वो कैंडिडेट जीत गया था। उसके बाद में मैटर कोर्ट में गया था कि पहले डिवाइड पॉलिटिक्स होने की वजह से बाला साहेब ठाकरे को अपना वोटिंग राइट खोना पड़ा था। वो कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया था कोर्ट ने बाकायदा उस टाइम पे, क्योंकि ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स उस टाइम चलती नहीं थे। कोर्ट उस टाइम पे ठीक तरह से कोर्ट भी थे। आज के जमाने कोर्ट न बातें के तो अच्छी बात है मेरे ख्याल से, वो तो सब्जेक्ट भी नहीं है अपना। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे आपने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज चेक कर रही है, क्योंकि महाराष्ट्र मुझे लगता है कि उनको जैसे लगता है कि जैसे काउ बेल्ट है, बिहार है, राजस्थान है, एक टेलर मेड जैसी पॉलिटिक्स रहती है कि ये डाल दो तो 100% उसको एक शर्ट है, टी शर्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र ऐसे नहीं, तुमको कपड़े सिलाने ही पड़ेंगे। यहाँ पे रेडीमेड कपड़े बिल्कुल चलेंगे नहीं। जो तुम्हारे रेडीमेड जो फॉर्मूला हिंदुत्व का यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए वो अलग अलग तरीके से मुद्दों की वजह से उनकी राजनीति कर रहे। पहले 100% भाजपा करती थी, आज 2 पार्टी के साथ में वो सरकार में है। जो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने, रीजनल पार्टी खत्म करने की बात करती है, उनको रीजनल पार्टी की जरूरत लग रही है। आज एक नहीं 2 लग रही है। जो सेकुलर, मैं तो मोदी जी जब स्पीच दे रहे जगह जगह पे, तो अजित पवार का जो सिंबल है घड़ी उनके पीछे है, वो देख के मैं सरप्राइज होता हूँ। एक काल में जो सिंबल था उसको अगेंस्ट में थे, वही सिंबल उनके पीछे। तो वही सरप्राइजिंग चीजें महाराष्ट्र में हो रही है। जी बिल्कुल। रोहित जी, ये जो अभी नीरन जी ने कहा कि जब भी बीजेपी को लगता है कि मुश्किल है, तो वो हिंदुत्व को आगे करती है फिर, और उसको उग्र रूप देती है। क्या बीजेपी को लग रहा है कि महाराष्ट्र में चीजें गड़बड़ हैं, हाथ से फिसल रही हैं, पूरे गठबंधन में ही वो जो जेल करना चाहिए वो जेलिंग नहीं है, तो क्या उसकी वजह से ये बीजेपी ने ये नारा लिया? और इसी का एक और प्रश्न है इसी से जुड़ा कि क्या अब जबकि महायुति में इसको लेकर में मतभेद पैदा हो गए हैं, तो क्या ये इफेक्टिव होगा? यही बात मैंने अपने थोड़ी देर पहले जिस सवाल का मैं जवाब दे रहा था उसके आखिर में मैंने यही मुद्दा बोला कि बीजेपी को ये लगता आ रहा है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, मुझे लगता है और जगह पे भी ये लगता आ रहा है कि जाति का कॉम्बिनेशन करके जो राजनीति की जाती है उसको काउंटर करने का तरीका हिंदुत्व का पॉलिटिक्स करना ये है। और वाइसा वर्सा भी उल्टी भी बात चलती है। जैसे महाराष्ट्र में जब 2004 में चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी केंद्र में,
और महाराष्ट्र में शरद पवार एनसीपी और कांग्रेस का अलायंस था। तो उस समय आपको याद होगा कि ये हिंदुत्व का उस भी वक्त ये हिंदुत्व का बीजेपी का नारा बहुत चल रहा था और उस पे उनकी सरकार ही आई थी और ये सब चल रहा था। तो उसमें शरद पवार जी ने मराठा प्राइड का मुद्दा बहुत बड़े पैमाने पर लिया, छत्रपति शिवाजी महाराज का मुद्दा, और एक किताब आई थी उस पर कॉन्ट्रोवर्सी वगैरह वो। तो ये वाइसा वर्सा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदुत्व अगर चल रहा है, ऐसा लगता है किसी पार्टी को या सब पार्टीज को ऐसा लगता है कि अभी हिंदुत्व चल रहा है और उस पर बीजेपी जीत रही है, तो उसको काउंटर करने के लिए जाति का पॉलिटिक्स बढ़ाया जाता है। ये हमने 2004 में देखा और मंडल अभी कमंडल साथ चलते रहते हैं। हाँ, तो ये चीज आपने उत्तर प्रदेश में भी देखी होगी, सब जगह यही चलता है कि एक तरफ हिंदुत्व की राजनीति चलाई जाती है, अगर वो सक्सेसफुल हो रही है तो उसको काउंटर करने के लिए दूसरी ऑपोजिशन वाले जाति की राजनीति चलाते हैं, और जाति की राजनीति बहुत ज्यादा चल रही है ऐसा लगता है तो बीजेपी वाले हिंदुत्व चलाते हैं। तो ये अभी जो मुद्दा कहा गया कि बीजेपी, नीरज जी ने जो कहा कि बीजेपी को जब लगता है कि मुश्किलें बड़ी हैं तब वो हिंदुत्व पे उतर आती है, हिंदुत्व ज्यादा प्रखर तरीके से चलाती है, ये बात सही है पूरी और उससे मैं सहमत हूँ। लेकिन इसमें काउंटर मतलब किस चीज की वजह से बीजेपी को लगता है कि उनके लिए मुश्किल है, इसका सवाल अगर आप ढूंढे तो उसमें वही उत्तर है जो मैंने अभी कहा कि महाराष्ट्र में जाति का पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो चुका है और उसमें बीजेपी को लगता है कि पिछले 10 साल से ज्यादा 10.5 साल तो दिल्ली में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, और उस 10 साल में से 6 साल 8 साल करीब 7.5 साल पकड़ के चलिए, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की गठबंधन की सरकार है। तो ऐसे वक्त पे अगर मराठा आरक्षण मुद्दा हो, बाकी मुद्दे हो, ये सब मुद्दों पे अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है तो वो बीजेपी के खिलाफ जाएगा, क्योंकि उनके पास ही सत्ता 70% टाइम महाराष्ट्र में और 100% टाइम दिल्ली में रही है पिछले 10 साल से। तो उसकी वजह से ये एंटी इनकम्बेंसी का कन्वर्जन अगर कास्ट बेस्ड पोलराइजेशन पे हो रहा हो, और ऐसे हो रहा है ऐसे सबको लग रहा है अभी, क्योंकि वो मनोज जरांगे पाटिल है, दूसरी तरफ ओबीसी नेता कुछ उभर के आए हैं, तीसरी तरफ और भी कोई मुद्दे हैं, और संविधान खतरे में का नैरेटिव जो कांग्रेस और दूसरी पार्टी ने लोकसभा में चलाया, उस नैरेटिव के हार्ट में क्या है? उस नैरेटिव के हार्ट में भी जाति का ही मुद्दा है ना। इनफैक्ट वो ये है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा अगर संविधान में बदलाव आया तो, और कोई बीजेपी के नेता चाहते हैं, ऐसा एक नैरेटिव चलाया गया कि ये आरक्षण खत्म किया जाए इसलिए उनको 400 पार चाहिए वगैरह, ऐसा सब नैरेटिव राहुल गांधी ने अपने यात्रा में या अपने लोकसभा के प्रचार में चलाया, हाथ में संविधान की कॉपी पकड़ के। तो बीजेपी जब मुश्किल में आती है तो हिंदुत्व पे निर्भर ज्यादा करने लगती है, ये बात बिल्कुल सही है। और मुश्किल में अगर आई है तो किस वजह से अभी महाराष्ट्र में मुश्किल में आई है, उसका एक ही जवाब, मतलब सबसे बड़ा कारण मैं बोलता हूँ, एक ही जवाब नहीं कह सकते, सबसे बड़ा कारण ये कि जाति के आधार पर संविधान खतरे में है के मुद्दे पर जो लोकसभा में जिस तरह से रुझान दिखे उसी तरह से विधानसभा में दिखेंगे, ऐसा उनको डर है। यही इसका कोर है सब चीज का, और ये डर है, इसके लिए ही ये अब चल रहा है कि इसको कैसे काउंटर करे। तो इसीलिए एक रहिए, एकजुट रहिए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, या बटेंगे तो ये, मतलब बीजेपी की तरफ से डिफेंस ये दिया जाता है कि हम लोग जब बोलते हैं, या आरएसएस के भी कुछ नेताओं से जब बात होती है उनकी तरफ से डिफेंस ये दिया जाता है इस स्टेटमेंट पे कि वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो खतरे में आएंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो मुश्किल में जाएंगे। ये सब नैरेटिव हम इसलिए कह रहे हैं कि सब जाति, अलग अलग जाति जो है, ओबीसी है, मराठा है, ये वो सब एकजुट रहे, ऐसा हम संदेश देना चाहते हैं। इसमें कोई हिंसा की बात नहीं है, ऐसा उनका आर्ग्यूमेंट है। अभी वो सही है गलत है वो आप सब लोग डिसाइड कीजिए, जनता डिसाइड करेगी, लेकिन उनका वो जो जातियों को साथ में लाके हिंदुत्व का बॉन्डिंग करना, ये उनका टारगेट है। और पिछली बार देवेंद्र फडणवीस बार बार बोल रहे हैं कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में हम सिर्फ आधे % से ही पीछे रह गए। तो उनका रीडिंग ये है, जो कि बीजेपी के इंटरनल मीटिंग्स में बार बार डिस्कस होता है, वो रीडिंग ये है कि हमारे कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, ऐसा वो कहते हैं, बीजेपी के हमारे कार्यकर्ता उतने ज्यादा पैमाने पर बाहर नहीं आए वोटिंग में,
बूथ पे नहीं गए, उन्होंने मतदाताओं के एक साथ लाना वगैरह नहीं काम किया, क्योंकि उनको लगा कि मोदी जी की हवा चल रही है, मोदी जी का ये है पॉपुलैरिटी है, तो हम वैसे ही जीतने वाले। तो मुझे लगता है कि ये सब नारे दिए जा रहे हैं, या देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे हैं कि वोट जिहाद हो गया महाराष्ट्र में वगैरह, ये जो चीजें अभी कुछ इस तरह का नैरेटिव जो अभी सभाओं में भाषणों में दिया जा रहा है, वो इसके लिए दिया जा रहा है, क्लियर है कि उनको अपने हिंदुत्व कार्यकर्ताओं के और वोटरों को थोड़ा और कार्यकर्ताओं उत्साह को देंगे। चार्जअप किया जाए, कार्यकर्ताओं को चार्जअप किया जाए, उनको इस तरह से एकदम बाहर आए, वो काम पे लग जाए और उनको एकदम ऐसा लगे कि हाँ एक लड़ाई में हम उतरे हैं, क्योंकि पिछली बार आधे % से ही हम लोकसभा के कई सीट्स हार गए और इस वजह से हम 23 महाराष्ट्र में जो थे 23 से 9 तक नीचे आ गए। तो इस बार हमको वो लास्ट माइल जो है, आखिरी जो है, जो नीरेन जी ने कहा, वो जो गन्ना जो है वो और एक बार अंदर डालना है, क्योंकि वो 1% अगर हम ज्यादा ये स्कोर मारे तो इस बार हम फिर से चुनाव जीत के सत्ता में आ सकते हैं। ये उनका थिंकिंग है। बिल्कुल। ये थिंकिंग आपको कितनी सही लगती है नीरेन? क्या ये जो माहौल बन गया है और जो लोकसभा चुनाव में हुआ, हो सकता है कि वो जो टेम्पो बना था वो अब कमजोर भी हुआ हो महाविकास आघाड़ी के तरफ से, उसमें थोड़ा सा ठीक है, एक बार गुस्सा होता है, आदमी निकाल देता है, तो फिर अगली बार उस तरह से उसका गुस्सा नहीं दिखता है। लेकिन क्या ये जो मैं इस बात को समझना चाहता हूँ कि बार बार ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में अलग ढंग का सोच है, अलग ढंग की पॉलिटिक्स है, और इस तरह के जो, मैं तो इसे बर्बर नारा ही कहता हूँ, ये बर्बर नारों की जगह नहीं। क्या ये कोई कंट्राडिक्शन है इसमें? देखिए, महाराष्ट्र का जो हाल का इतिहास है, राजनीतिक इतिहास, उसमें मुझे तो याद नहीं आता कोई दंगे हुए हों या इस तरह से तनाव हुआ हो। तो चूंकि नहीं हुआ, इससे मैं यही समझता हूँ कि वहां पर आमतौर पर जो आपसी दलों में है भाईचारा है। थोड़ा सा मराठा आरक्षण के कारण से ओबीसी वाले कुछ परेशान हैं, क्योंकि वो ओबीसी में चाहते हैं, तो जो ओबीसी जातियां हैं उनको लगता है कि हमारा आरक्षण कम हो जाएगा। तो ये एक इश्यू है जो थोड़ा सा उनके बीच में तनाव पैदा कर सकता है। लेकिन मैंने कहा कि जाति की राजनीति जो है वो पॉजिटिव राजनीति होती है। कोई जाति पिछड़ी रहती है तो उस जाति को आगे बढ़ाने के लिए आप उसकी आरक्षण मांगते हैं, तो वो एक पॉजिटिव, उसको एफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं अमेरिकी भाषा में। तो वो पॉजिटिव राजनीति उनके खिलाफ नहीं होती है। तो बीजेपी जो है, मैंने जैसे पिछले राउंड में कहा था, मुझे लग रहा है कि बीजेपी का वोटर तो कमिटेड वोटर है, 26-27% वो देगा ही देगा, हर हालत में देगा। कुछ लोग ये समझ रहे थे कि अजित पवार को साथ लाने पर बीजेपी के वोटर नाराज हो सकते हैं, ऐसा होता नहीं है। और पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखा, वो 26-27% के आसपास है। जैसा कि शिवसेना का वोटर जो है वो अभी कंफ्यूज है, उसको मुझे लग रहा है वो टारगेट उसी को कर रहे हैं। जो 17% वोटर है उसको शिंदे के साथ ला रहे हैं, और अगर शिंदे जीतते हैं तो उससे बीजेपी की ताकत बढ़ती है। बीजेपी अपनी सीट लिया और शिंदे की अपने ज्यादा सीटें लिया तो उद्धव कमजोर होंगे। जब आपके पास ज्यादा वोट आते हैं तो उद्धव ठाकरे कमजोर होते हैं, और बीजेपी या मोदी शाह की मुख्य राजनीति है उद्धव ठाकरे खत्म हो गए, एक लेगेसी खत्म हो गई। शिंदे को खत्म करना बड़ी बड़ी बात नहीं है। किसी भी शिंदे के राइवल को खड़ा करके बीजेपी के साथ मिला लेंगे तो शिवसेना खत्म हो जाएगी। लेकिन जो पार्टी लेगेसी के साथ आती है, जैसे लालू यादव है, लालू यादव की पार्टी नाम है तो राजद है, मुलायम का नाम उनका बेटा है तो फिर समाजवादी पार्टी है। तो आज अगर उस पार्टी को खत्म कर दे, फिर कोई नया नेता खड़ा होगा जो पूरे यूपी में पिछड़ा राजनीति करेगा, या बिहार, ऐसा नहीं लगता बिहार में करेगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे के नाम, ठाकरे के साथ जो जुड़ा हुआ है, उद्धव ठाकरे खत्म हो जाए। तो एक पहली बात तो ये है। अजीत पवार जो है वे इसलिए परेशान नहीं है। मैं ये नहीं मानता कि बड़े सेक्युलर माइंडेड है, सेक्युलर माइंडेड होते तो बीजेपी और शिंदे शिवसेना के साथ नहीं जाते। तो वो सब सवाल नहीं उनका। उनकी प्रॉब्लम ये है कि पिछले चुनाव में उनको 4% वोट मिले थे, अब 17% में 4% वोट मिले, सीट भी एक मिली थी। तो अब उनको ये कि उनको अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखना है। उनका जो वोटर है, अगर वोटर इससे चिढ़ के अगर उनके जिन सीटों पे वो लड़ रहे हैं, उनके कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर अगर उनका वोटर, कुछ वोटर जो सेकुलर वोटर है, जो कम्युनल वोटर नहीं, हिंदू कम्युनल वोटर नहीं है, अगर वो इनको वोट ना देके उनको दे देगा, विकास आघाड़ी को दे देगा, तो उनकी तो अपनी लुटिया डूब जाएगी। तो ये चुनाव जो है वह उद्धव ठाकरे के लिए महत्वपूर्ण है, बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है उस तरह से। बीजेपी का 26% रहेगा ही रहेगा। कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, कांग्रेस जो है उभार की तरफ जा रही है, तो हरियाणा के बाद उसके पास कितना वोट शेयर बढ़ता है, कितनी सीटें बढ़ती हैं, तो वो उसके लिए जरूरी है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगर मैंने कांग्रेस अगर 2000 सीट कम लाए, ज्यादा लाए, कांग्रेस खत्म नहीं होने वाली है। अजीत पवार के लिए महत्वपूर्ण है और शिंदे के लिए महत्वपूर्ण है।
शिंदे इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर उनकी शिवसेना की जो विरासत है वो लेते हैं या उद्धव ठाकरे लेते हैं। तो इसीलिए अजित पवार और शिंदे और उद्धव, ये 3 लोग हैं जो पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना सपोर्ट जो है उसको कायम रखें और बढ़ाएं। तो अजित पवार का ये जो बयान है वो अपनी, लेकिन हाँ एक चक्कर है। अगर अजित पवार ने ये कहा है तो जिन सीटों पे एनसीपी चुनाव लड़ रही है वहां जो बीजेपी का वोटर है, जो कम्युनल वोटर हो सकता है, कुछ हिस्सा उसे घोर कम्युनल होगा, क्या वो अजित पवार के कैंडिडेट को वोट देगा या नहीं देगा? लेकिन नहीं, वो वोट अजित पवार के ट्रांसफर साथ तो कोई नहीं चाला होगा, उसके बारे में हम लोग बात कर नहीं, चुके हैं जी। अजित पवार के सामने प्रॉब्लम ये है कि मैं उन वोटरों का ख्याल रखूं, बीजेपी के वोटर का या शिंदे के वोटर का जो मुझे वोट देंगे, या उन वोटर का ख्याल रखूं जो मेरे अपने वोटर हैं। अगर वो चुप रहते हैं तो उनके वोटर जाते हैं, बोलते हैं तो शिंदे और बीजेपी वोटर जाते हैं। तो वो एक बड़े ही कैच 22 वाली स्थिति में है। उन्होंने एक सेफ रास्ता चुना है। ये सेफ रास्ता चुनने से फायदा ये है, कल वो शरद पवार के साथ फिर जा सकते हैं। ये बोलने से उनके पास एक रास्ता खुलता है कि वो वापस जी एनसीपी शरद पवार के साथ जा सकते हैं और अपनी जो डूबती हुई लुटिया है उसको बचा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उनकी स्ट्रेटेजी यही है। जी। अंत में प्रज्वला जी, मामला अब शिवसेना पर आ गया जी, प्लीज। मुकेश जी, मुझे एक मराठी चैनल पे जाना है, तो मुझे जी इजाजत प्लीज, दीजिए। अभी मैंने टाइम दिया हुआ है उनको अभी। कोई दिक्कत नहीं, आप निकल सकते हैं। शुक्रिया जी। प्रज्वला जी, अब मामला ये है अंत में कि ये जो भी सिचुएशन है हमारे सामने, क्या मराठा वोटर बटेंगे और कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे को स्वीकार करेगा? वो 25-26% जो बीजेपी का वोटर है उसको अलग कर दीजिए। इसके अलावा जो कमिटेड वोटर है वो तो ये नारा नहीं होता तब भी देता, लेकिन ये नारा आने के बाद क्या बीजेपी वो जो जातियों का एक गठजोड़ महाविकास अघाड़ी ने बनाया है उसमें सेंध लगा पाएगी? जी, जी मुझे नहीं लगता लगा पाएंगी। मुझे नहीं लगता लगा पाएंगी क्योंकि ये जो मुझे तो ऐसा लगता है, पता नहीं आप लोग राजी हो कि नहीं। इन्होंने ही यानी देवेंद्र फडणवीस ने मराठाओं को साथ लेने के लिए ही शुरू में उनके साथ क्या कहें खिलवाड़ शुरू किया था। उनको अपने साथ लेने के लिए पहले तो एट्रोसिटी एक्ट, आपको अगर याद होगा तो एट्रोसिटी एक्ट डाइल्यूट करने के लिए उनको साथ में लिया था। मराठा मोर्चा का जो पहला उद्देश्य था वो तो एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ ही था, जो कि बीजेपी को भी डाइल्यूट करना था, उनके भी लोगों को वो नहीं चाहिए था। तो उस समय वो समाज इनके साथ आया। फिर आगे चल के मराठा समाज में फिर ये एस्पिरेशन जगा कि हमको आरक्षण मिल सकता है। आरक्षण का उसको हम मराठी में बोलते गाजर दिखाया गया उनको। और उसके बाद उनका बहुत बड़ा भ्रम निराश हुआ। उनको ये पता चला कि ये नहीं दे सकते हैं, और जबकि कोर्ट्स वगैरह पूरे मतलब केंद्र सरकार इनके हाथ में है, फिर भी वहां तक ये सुप्रीम कोर्ट तक हमको आरक्षण नहीं दे पाए। तो इससे वो बहुत हर्ट है। और जो दूसरे हैं कुणबी लोग जो है, वो जैसे नरेंद्र सर ने कहा कि ये पॉजिटिव ये होती है, मतलब आरक्षण की जो लड़ाई होती है, ये जातियों का जो लड़ाई होती है वो पॉजिटिव है। यानी कुणबी भी जो है वो इससे तो नाराज है कि उनको हमारे हिस्से का आरक्षण दिया जाए, लेकिन उनका ये कहना है कि वो जो 50% का स्लैब लगा हुआ है वो हटा दो और दे दो उनको जितना उनका बनता है, तो उससे तो हमको कोई नाराजगी नहीं है। तो और दूसरी बात, इन्होंने जिस तरह का ये किया है, जो ओबीसी समाज के जो दूसरे नेता बीजेपी में गए थे, अपना एक वो ये सोच रहे थे कि यहाँ पे अच्छा भविष्य बनेगा, कोई हमारा पॉलिटिकल करियर बनेगा। 10 साल तक या पिछले 5 साल में इन्होंने दूसरे पार्टियों में से लोग लेके उनको मिनिस्टर वगैरह बनाया, लेकिन इनके साथ जो रहे 100 से ऊपर इनके जो लोग रहे, उनको ये न्याय नहीं दे पाए ना बीजेपी के लोग। तो उनको वो बहुत बहुत असंतोष है अंदर से, लेकिन उनको चुप कराया जाता है कि चलो अभी बस अब की बार लेकिन वो इतना एक हिंदुत्व के लिए तो कुर्बानी देंगे वो।
हिंदुत्व हाँ के लिए तो वो कुर्बानी देंगे, वो तो नहीं उनको देंगे। पता है, वो उनमें उनके जो कुछ एक नहीं ओबीसी देंगे, लोगों को कुछ इन्होंने एक नहीं तोड़ा देंगे। है, जी वो अभी अपने बार आगे चल के कुर्बानी देंगे, इसकी कोई कोई गारंटी नहीं है। जी तो किसी भी हालत में उनको सत्ता चाहिए ही है। तो जी। चलो इस तो मेरा सवाल बात से बस इतना सा था, नहीं, मेरा सवाल बस इतना था, इस नारे का क्या होगा, असर करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। उसका एक सॉलिड महाराष्ट्र रीजन दीजिए। नहीं, यहाँ की वो आबो हवा ऐसी नहीं है। उसी महाराष्ट्र आबो की हवा आबो में हवा शिवसेना पनपी है, उसी नहीं, आबो हवा में बीजेपी फैली है। शिवसेना सिर्फ हिंदुत्व के बल पे नहीं पनपी। बाद में तो हिंदुत्व ले शिवसेना लिया तो ना, नहीं, मराठी विस्तार का के लिए। मुद्दा उन्होंने, मराठी मानुस का मुद्दा उनका मेन मुद्दा था। एक बार चल गया, बाय फ्लूक चल गया, वो बात अलग है, लेकिन मराठी मानुस का, मराठी भाषा का वगैरह उनका मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण था। जी, बहरहाल मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और इस पूरे मामले में क्लैरिटी की जरूरत है कि इस तरह के नारे महाराष्ट्र में किस हद तक असर कर सकते हैं, और बीजेपी जो चाह रही इस नारे की बदौलत, वो उस गठबंधन में, उसके गठबंधन में जिसने बदमजगी पैदा की है, उसका क्या चुनाव परिणामों पर असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार।